हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के शेष बचे भागों के बारे में। आप लोगों ने इससे पहले इसके बारे में देखा था, सजीवों के लक्षणों के बारे में। सजीवों के लक्षण कुछ सामान्य लक्षण थे, कुछ विशिष्ट लक्षण थे, उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। आज इस पार्ट के अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता क्या होता है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। अब पढ़ेंगे यहाँ पर जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो जैव विविधता क्या होता है, इसको आप समझेंगे, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जीवों में पाए जाने वाले अंतर को, जो जीव इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके बीच कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही जैव विविधता कहते हैं। लिख सकते हैं, जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा, जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही जैव विविधता कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, जैव विविधता के आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैव विविधता के आधार पर जैव विविधता के आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण कहते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जैव विविधता आप लोगों ने देखा, और जैव विविधता के आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जिसको वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे अब तक ज्ञात जीवों की जातियां इस पृथ्वी पर अब तक ज्ञात जीवों की जातियां लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। याद रखेंगे बच्चों, अब तक ज्ञात जीवों की जातियां लगभग इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने नामकरण किया है, पहचान किया है, फिर उनको वर्गों में बांटा है अर्थात वर्गीकरण किया है।
तो ज्ञात जीवों की जातियाँ 1.7 से 1.8 मिलियन है। अभी भी कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना बाकी है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे लक्षण मिलते जाएंगे, जैसे जैसे कैरेक्टर मिलते जाएंगे, उसके आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में रखा जाएगा। तो अभी भी जीवों की कुछ ऐसी भी जातियां जिनका खोज करना, नामकरण करना बाकी है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि कुल जीवों की जातियां 1000 है। 1000 है, मान लेते हैं। है तो 1.7 to 1.8 मिलियन आप निकाल सकते हैं। हम छोटा सा एक मानक मानकर निकाल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि कुल जीवों की जातियां 1000 है। इसका मतलब कुल जीवों की जातियों का 70% जंतु हैं। जंतु याद रखेंगे बच्चों, 1000 मानक माने हैं तो इसका 70% सिर्फ जंतु हैं, जबकि 22% पादप हैं पेड़ पौधे, और जबकि 8% सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव, जिसको सूक्ष्म जीव, तो इसको हम मानक माने हैं तो 1000 मानक पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, 1000 का हम 70% निकालेंगे। 1000 का 70% तो लगभग 700 होना चाहिए। 700। 1000 का 70% हमने निकाला तो कितना हुआ? 700 क्या हो गए? जंतु हो गए। जबकि 1000 का 22% निकालेंगे तो 220 पादप हो गए, पादप की जातियां हो गई। जबकि 1000 का 8% निकालेंगे तो लगभग 80 सूक्ष्म जीवों की जातियां हो गई। सूक्ष्म जीव की जाति हो गई। यहाँ पर आप लोग देख लिए कि हमने मानक मानकर निकाला है। जंतु 1000 मानक में 70% निकाले तो 700 जंतु हो गए, 22% निकाला तो 220 पादप हो गए, और 8% का मतलब 80 सूक्ष्म जीव हो गए। याद रखेंगे बच्चों, इसमें सबसे बड़ा, जंतुओं में सबसे बड़ा जो संघ आता है, फाइलम आता है, वो होता है बच्चों आर्थ्रोपोडा। इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत जो जंतु होता है, जंतु का 700 का 70%, 700 का 70% लगभग 490 सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात कहा जाए कि 70% का 70% अर्थात 490, 1000 मानक में बता रहे हैं, क्या हो गए? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे वर्गीकरण, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण, उसमें आर्थ्रोपोडा संघ आएगा। जो सबसे बड़ा संघ है, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संघ क्या है, तो बच्चों आर्थ्रोपोडा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं, जंतु आते हैं। लगभग सभी जंतुओं का 70% आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा 700 का 70% कीड़े मकोड़े हो गए, केवल कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा संघ में रखे गए, और 700 का 30% अन्य जंतु आते हैं, जैसे मानव
अन्य जंतु हो गए, मानव हो गए, पशु हो गए, पक्षियाँ हो गई, मछलियाँ हो गई, ये सब आते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि 700 का 1000 मानक में 700 का 70% 490 कीड़े मकोड़े हो गए और 700 का 30% अन्य जंतु अर्थात कितने, अर्थात 210 क्या हो गए बच्चों, अन्य जंतु हो गए। तो यहाँ आप लोगों ने देखा 1000 मानक में हमने जीवों की जातियों का कैलकुलेशन किया है। जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। तो आगे का हमारा टॉपिक होगा टेक्सोनॉमी। आप चाहें तो इन जीवों के कैलकुलेशन में आप इसको कर सकते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन जो जीवों की जातियां हैं खोजी गई हैं, उनका 70%, 22%, 8% निकाल सकते हैं इसके अनुसार। ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग का अगला टॉपिक होगा टेक्सोनॉमी। इसको ध्यान से पढ़ते चलेंगे। टेक्सोनॉमी क्या है तो याद रखेंगे, वर्गीकी एवं वर्गीकरण। अगला टॉपिक होगा वर्गीकी एवं वर्गीकरण। वर्गीकी एवं वर्गीकरण। जिसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। वर्गीकी एवं वर्गीकरण, इसको समझेंगे। इसका पहले डिफिनीशन समझ लेंगे। जीवों का पहचान करना, नामकरण करना, फिर उनको वर्गों में बांटना वर्गीकी कहलाता है। याद रखेंगे बच्चों, जीवों को पहचान करना, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको पहचान करना, फिर उनके अनुसार नामकरण करना, फिर वर्गों में क्या करना, बांटना, क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। तो लिख लेंगे जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण। जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही वर्गीकी कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी क्या है आप लोगों को समझ में आया। जीवों की पहचान करना, उसका उचित नामकरण करना और वो विभिन्न वर्गों में रखना वर्गीकी कहलाता है। अगला टॉपिक होगा बच्चों सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। ठीक है बच्चों। सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत क्या होता है याद रखेंगे। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है जीवों के प्रकार, जो जीव होते हैं उनके प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो पूछा जाता है कि सिस्टमैटिक्स से क्या समझते हैं। तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार और विविधता सिस्टम से रखा जाता है, सिस्टमैटिक ढंग से रखा जाता है, व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। तो इसमें जीवों के प्रकार एवं विविधता का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के, जो सिस्टमैटिक शब्द होता है, लैटिन एक भाषा होती है, वहाँ से लिया गया है। तो सिस्टमैटिक शब्द, मैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमा से लिया गया है। याद रखेंगे बच्चों, जो सिस्टमैटिक शब्द है वो एक लैटिन भाषा होता है, उसके लैटिन भाषा सिस्टेमा से लिया गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहले देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। याद रखेंगे बच्चों, इस शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका नाम है सिस्टेमा, जिसका अर्थ होता है जीवों का नियमित व्यवस्था से। जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था से। जीवों की नियमित व्यवस्था, जिसका क्या अर्थ होता है बच्चों? जीवों की नियमित व्यवस्था। याद रखेंगे, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था। ये जो सिस्टेमैटिक्स या सिस्टेमा शब्द है, इसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। तो लिख सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बच्चों? कैरोलस लिनियस ने की थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लिनियस ने की थी। याद रखेंगे बच्चों, इन्होंने अपनी पुस्तक का टाइटल का नाम, कैरोलस लिनियस जो पुस्तक अपने प्रस्तुत किए थे, अपने पुस्तक का नाम भी सिस्टेमा शब्द से ही दिया था। सिस्टेमा शब्द का ही प्रयोग किया था अपने पुस्तक के नाम में। तो लिख सकते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम, इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम सिस्टेमा नेचर रखा। इसी शब्द से क्या रखा था? सिस्टेमा नेचर रखा। इसी शब्द के आधार पर उन्होंने अपने पुस्तक के टाइटल का क्या नाम रखा? सिस्टेमा नेचर। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या है, अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत अगला टॉपिक होगा। वर्गीकरण के मौलिक आधार, मतलब मुख्य आधार क्या रहा है वर्गीकरण का मौलिक आधार। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे, होता है क्या करना? पहचान करना। पहले तो क्या करेंगे? वर्गीकरण में जीवों की पहचान करते हैं। तो मौलिक आधार में पहला क्या है? पहला है बच्चों पहचान। पहचान जिसको कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। सर्वप्रथम क्या किया जाता है वर्गीकरण में?
कि उसका मौलिक आधार क्या है कि सर्वप्रथम उसको पहचानेंगे कि जीव किस जीव का क्या मुख्य लक्षण है। तो लक्षणों के आधार पर बच्चों इसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो याद रखेंगे, पहचान में पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीवों का उचित स्थान निश्चित करते हैं। पहचान करके क्या करते हैं, सजीवों का निश्चित स्थान लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं, निश्चित करते हैं कि किस वर्ग में किस संघ का ये सदस्य किससे मैच हो रहा है, इसका जो लक्षण किससे मैच हो रहा है। तो लिखेंगे पहचान में पहले से निर्धारित, पहचान में पहले से निर्धारित, पहले से निर्धारित, पहले से निर्धारित, पहचान में पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में, वर्गीकरण पद्धति में, पद्धति में, वर्गीकरण पद्धति में, वर्गीकरण पद्धति में सजीवों का उचित स्थान निश्चित करते हैं। सजीवों का उचित स्थान निश्चित करते हैं, उचित स्थान निश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले से, पहचान में पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीवों का उचित स्थान निश्चित करते हैं, किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर। ठीक है बच्चों, जीवों का वर्गीकरण तभी संभव है, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण तभी संभव है, तभी संभव है, तभी संभव है जब जीवों के लाक्षणिक गुणों का सही निर्णय करें। जब जीवों के तभी संभव है जब जीवों के लाक्षणिक गुणों का, लाक्षणिक गुणों का सही निर्णय करें, सही निर्णय करें या चुनाव करें, सही निर्णय करें। तो आप लोगों ने देखा वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण तभी संभव है जब जीवों के लाक्षणिक गुणों का सही क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, निर्णय करते हैं कि किस वर्ग का ये, किससे इसका लक्षण क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहचान में आप लोगों ने देखा कि पहचान किया जाता है किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर, और उसको उचित प्लेस दिया जाता है, उचित स्थान दिया जाता है। दूसरा होता है, दूसरा है बच्चों नामकरण। दूसरा आता है नामकरण, नामकरण जिसको नेमिंग कहते हैं, नेमिंग या नॉमनिक लेक्चर भी कहते हैं, नॉमनिक लेक्चर या नेमिंग। नामकरण क्या होता है, तो याद रखेंगे बच्चों, थोड़ा इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। नामकरण, कोई भी जीव होता है, अलग अलग प्लेस में जाएंगे, अलग अलग जगह में जाएंगे, यहाँ तक आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो वहाँ पर उन जीवों के नाम बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों हो जाते, क्योंकि वहाँ की जो भाषा होती है, मूल भाषा होती है, उसके अनुसार लोग उस जीव का नामकरण करके उसको पुकारते हैं। तो याद रखेंगे, ये नामकरण करना क्यों आवश्यक हो गया, क्योंकि यदि नामकरण किसी जीव का नहीं होगा तो हम दूसरी प्लेसों में जाएंगे, दूसरी जगहों में जाएंगे तो हम नाम कोई और जान रहे हैं, वहाँ समझेंगे कि यह एक दूसरा जीव है, दूसरे नाम से पुकारा जाएगा। इसी कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जितने भी दुनिया में जीव हैं उनका एक विशेष नाम दिया, एक विशेष नाम से उनको क्या किया, रखा, विशेष नाम रखा, और उसी नाम से उस जीव को पूरी दुनिया में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। याद रखेंगे नेमिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चों किसी भी जीव को अलग अलग प्लेस में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर उस जीव को
एक नाम रखा जिसको जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख लेंगे कि किसी भी जीव का नाम देशों में अलग अलग होता है। किसी भी जीव का नाम अलग अलग देशों में अलग 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 होता है। अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग जानते भी हैं। कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे चाय हो गया। हमारे यहाँ चाय और नेपाल में चिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं, उसको उस देश में अलग नामों से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी जीव का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। याद रखेंगे, जिससे पहचान करने में परेशानी होती है। जिससे उनकी पहचान करने में परेशानी होती है। ठीक है बच्चों, हमने आपको कहा पहले ही कि कोई भी जीव का नाम हम कुछ और जानते हैं, दूसरे जगहों में जाएंगे तो कोई और नाम से जाना जाएगा, तो पहचान जानेंगे कि वही है लेकिन नाम दूसरा होगा, तो हमको सस्पेंस होगा, हमको परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, परेशानी होती है। इसी कारण सभी जीवों का एक विशेष नाम दिया गया। इसी कारण बच्चों, जीवों का एक विशेष नाम दिया गया। जिसे जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा पहचान करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसी कारण सभी जीवों का एक स्पेशल नाम दिया गया, जिसको जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम या इंग्लिश में साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी वैज्ञानिक नाम से या जैविक नाम से वह जीव पूरे विश्व में जाना जाएगा। याद रखेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। इसी नाम से वह जीव पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि जो जैविक नाम होता है उसी नाम से ये नाम कभी परिवर्तित नहीं होता। जैविक नाम किसी जीव का एक ही होता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आम जो होता है, जिसको मैंगो कहते हैं, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जैविक नाम होता है, जिसको कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है बच्चों, मेंजीफेरा इंडिका। जबकि दूसरे रहते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम। मानव आप लोगों को पता है होमोसेपियंस और भी हैं, जैसे आपका मटर का हो गया, मटर पाइसम सेटाइवा या पाइसम सेटाइवम। ठीक है बच्चों, और भी जीव है, जैसे आपका हो गया मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। ठीक है बच्चों, तो ढेर सारे जीव का ईडीसी कह सकते हैं, ऐसे वैज्ञानिक नाम होता है।
जो जैविक या वैज्ञानिक नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है बच्चों। हाँ, ये पूछा जाता है कि द्विनाम नामकरण पद्धति किसने प्रस्तुत किया था, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इस द्विनाम नामकरण पद्धति को द्विनाम नामकरण पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। ठीक है बच्चों। तो याद रखेंगे, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए कि द्विनाम नामकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था, तो कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। आगे के जो टॉपिक शेष बच रहे हैं वो अगले भाग में देखेंगे। इस भाग में यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। आगे आपको बहुत सारे यहाँ से टॉपिक आएंगे, तो पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और रहने देते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।